यूँ तो कर्नल आर.एस. सिंह साहब ने अभी हाल में जो किताब लिखी है उसके बारे में विस्तृत चर्चा हम लोग कर चुके हैं। लेकिन आज एक विशेष कारण है कि उस किताब के कुछ ख़ास टॉपिक्स के बारे में हम बात करना चाहते हैं। देश में बंगाल का चुनाव हो रहा है और ये एक ऐसे समय में चुनाव हो रहा है जब इस चुनाव के अंदर अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, देश के अंदर, देश के बाहर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जगह-जगह जो एंटी नेशनल्स बैठे हुए हैं, उन सब का एक बहुत बड़ा रोल है। सिंह साहब ने जो अभी हाल में किताब लिखी है, नो द एंटी नेशनल्स। सिंह साहब से मैं जानना चाहता हूं कि कुल मिलाकर के इस किताब में 52 चैप्टर्स हैं। 10 चैप्टर्स जो है खासतौर से माओवाद के ऊपर और जिहाद जिहाद का जो मिक्सचर है उस पे है। लेकिन इसमें एक चैप्टर है, चैप्टर 43। इस चैप्टर में सिंह साहब इस्लामिक खलीफत ऑफ बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल पर एक लंबी चर्चा की है। सिंह साहब, क्या वजह है कि आपने इसको इस्लामिक खलीफत ऑफ बांग्लादेश कहा है? क्या वजह है? इसे ज़रा विस्तार से बताएं। देखिए, जमायतुल मुजाहिदीन बांग्लादेश ये एक बांग्लादेशी ऑर्गेनाइजेशन था है जिसको शेख हसीना ने इसको बैन किया हुआ है। उन्होंने अपना नाम जागृत मुस्लिम जमात बांग्लादेश में चेंज किया था। जिस तरीके से हमारे यहाँ सिम्मी इंडियन मुजाहिदीन बन जाती है, तो ये तमाम ये इन संगठनों, दहशतगर्दी संगठनों के साथ देखा गया है कि वो अपना नाम बदलते रहते हैं समय के अनुसार और हालात के अनुसार। जैसे कि लश्कर तोयबा आजकल रेजिस्टेंट फ्रंट के नाम से ऑपरेट कर रहा है कश्मीर में। तो जेएम भी हम इसको जेएम भी कह के चलेंगे, या जेएम जे भी जो उसका जो ऑर्गेनाइजेशन जो उससे पैदा हुई थी, ये सारे ऑर्गेनाइजेशन जमायती इस्लामी से एक्चुअली पैदा हुए हैं। और आपको मालूम है कि जमायते इस्लामी हमारे यहाँ मदर जिहादी ऑर्गेनाइजेशन है, ये मदर ऑफ ऑल जिहाद। मदर ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशंस। और आपने देखा होगा एक पूर्व जमायते इस्लामी के एक एक्टिविस्ट और अहदेदार, वो अभी असम में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, दिल्ली के हैं। ही इज़ एन अपोलॉजिस्ट फॉर पीएफआई, पीएफआई के लिए भी वो है, एसडीपीआई के में भी वो एसडीपीआई। रह चुके हैं। तो ये तमाम एक दूसरे से ये मिले हुए हैं। तो जमायते मुजाहिदीन बांग्लादेश को काफ़ी पेटनेज मिला है ममता बनर्जी का, सरकार का। और उसने ये डिक्लेयर किया है कि हम मुर्शिदाबाद, मालदा, नदिया और बांग्लादेश के इलाकों को हम मिला के एक इस्लामिक कैलिफेट हम बनाएंगे। मामला बहुत सीरियस है, यूं ही नहीं कहा। जब ये 2 अक्टूबर 2014 में बर्दवान में बम ब्लास्ट हुए, बम धमाके हुए, तब यहाँ के हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट थी वो थोड़ी हिल गई। और तब लोगों को ये एहसास होने लगा शायद कि वहाँ पर जो जिहाद का स्वरूप है इस पूरे इलाके में, बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल के, वो स्वरूप कश्मीर में जिहाद से कहीं ज़्यादा सीरियस है। वो कहीं ज़्यादा सीरियस है और इसको हम नज़रअंदाज करते रहे। अब आप देखिए कि ये स्वरूप ये क्यों बदला और ये इस इतनी ये गंभीर समस्या क्यों है। क्योंकि बांग्लादेश पांच राज्यों के साथ उसके बॉर्डर्स हैं, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। तो आप समझिए कि पूरे हमारे ईस्टर्न जो हमारा जो ईस्टर्न पोर्शन है भारत का, पूर्वोत्तर जो राज्य हैं, उनको ये डिस्टेबलाइज ये करने की क्षमता रखता है और कर भी रहा है। ये डेमोग्राफिक एग्रेशन के बारे में, आखिर असम की जो एजिटेशन हुई थी, जो आंदोलन हुआ था, वन ऑफ द मोस्ट जेन्युइन एजिटेशंस, वो इसी के कारण हुई थी। दूसरा, कुछ ऐसी हमारी जो वामपंथी सरकारें वहाँ पे रही, खास करके बंगाल में और त्रिपुरा में, खास करके बंगाल में,
उन्होंने भी शुरुआती दौर से ही इनको बढ़ावा दिया। और मुझे याद है कि जब किसी ने ज्योति बासु से पूछा था कि आप ये जो इलीगल माइग्रेशन जो हो रहा है यहाँ पे, जो ये लोग वहाँ वहाँ से घुसपैठिए, दैट इज़ द करेक्ट वर्ड एक्चुअली, ये घुसपैठिए जो आ रहे हैं, इसको आप क्यों नहीं रोक रहे हैं? तो उन्होंने कहा था कि मैं भारत की प्रोलेटेरिएट और बांग्लादेश की प्रोलेटेरिएट में कोई मैं अंतर नहीं मानता। यानी कि वहाँ के जो श्रमिक लोग हैं और गरीब लोग हैं और भारत के जो हैं, उनमें वो कोई फ़र्क नहीं डालते हैं। तो लोग आते रहे, वो लोग आते रहे, और आज स्थिति ये हो गई है वहाँ पे कि जब से शेख हसीना ने क्रैकडाउन किया 2009 में आने के बाद से, और फिर 2014 में फिर वो चुन के आई, उसके बाद से जितने वहाँ के ये जिहादी तत्व थे या कट्टरपंथी थे, उन लोगों ने अपना जो अड्डा जो था वो भारत में शिफ्ट कर लिया, और वो उस अड्डे को मुहैया करवाने में अभी जो मौजूदा सरकार है बंगाल उसने की, फेलिसिटेट किया। उसने सारी सुविधाएं दी, उनको इस्तेमाल किया। और खास कर में करके आपको याद होगा जब नंदीग्राम में उस समय जब वो हो रहा था, वो आंदोलन जब हो रहा था, भूमि उच्छेद कमेटी ऐसे करके था, उस समय जो लेवल ऑफ, आप उस समय की पृष्ठभूमि में चले जाएं, मतलब लेवल ऑफ वायलेंस और जिस तरह के हथियार यूज हो रहे थे, वो इस तरह के थे कि शायद मुझे ये कहना गलत नहीं होगा कि हमारी जो सुरक्षा, हमारी जो सेनाएं हैं या जो हमारे सुरक्षा के पैरामिलिट्री फोर्सेस, उनके लिए भी ये बहुत मुश्किल काम था। वो इतना ज़्यादा, और ये बिना बांग्लादेशी तत्वों के, जिहादी तत्वों के ये इस्तेमाल किए बिना इस तरह का जो राजनीतिक ताकतें थी, उसको इतने इस लेवल का वो वायलेंस नहीं कर सकती। इट वाज अ वॉर लाइक सिचुएशन, युद्ध जैसी स्थिति थी। और मुझे हैरानी नहीं है कि ये अभी भी नंदीग्राम में एक जो माननीय मुख्यमंत्री जो हैं, वो उन्होंने फिर से नंदीग्राम को वो चुना है। जी जी। इसमें आपने अभी एक बात, जब खलीफेट की बात आपने कही तो कहा बांग्लादेश और बंगाल, अगर ये इस तरीके के नारे चलते रहें कि इसको मिला करके एक कोई खलीफेट, इसमें आप क्या ख़ास तौर से जो बिहार के जो सीमांचल का इलाका है, वहाँ एक बड़ा सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट हुआ बिहार के चुनाव में। एक आदमी हैदराबाद से चल के आता है और सीमांचल में 5 सीटें जीतता है। ये भी कहा जा रहा है कि बिहार के वो पोर्शन जहाँ 76%, 80% इन 4-5 जो कटिहार है, पूर्णिया है, ये भी ज़िले उस खलीफेट का हिस्सा हैं। एक ही बात। दूसरी बात, जब आपने ये कहा कि वहाँ जो क्रैकडाउन हुआ अंतर्राष्ट्रीय दबाव में, क्योंकि वहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा था, अमेरिकन वगैरह ने, सब ने कहा कि आप इनको फांसी देना शुरू करें। जैसे वहाँ फांसी देना शुरू की, तो आप ये कह रहे हैं कि वो जिहादी जिन्होंने एक सेकुलर बांग्लादेश को इस्लामिक में बदला, वो लोग आज ममता के प्यारे हैं, ममता को वोट चुनाव जिताने के लिए उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो क्या आप मानते हैं कि ये बहुत चुनाव से ज़्यादा भारत देश और राष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ा खतरा पैदा होने जा रहा है? इसमें आपके सवाल में 2-3 सवाल छुपे हुए हैं। जी। पहला बात, आपने बिहार का जिक्र किया, तो बिल्कुल आपने सही फरमाया कि आप ये समझिए कि कन्हैया को बेगूसराय जब हम और आप वहाँ गए थे उस चुनाव के लिए क्यों भेजा गया था, और वहाँ पे जितने ये जिहादी ताकतें हैं, चाहे वो शायर हो, जिहादी शायर हो, या जिहादी राइटर हो, डांसर राइटर हो, हो, सब वहाँ पहुँचे हुए थे। वो क्यों पहुँचे हुए थे वहाँ पे? उनकी एक बहुत, मतलब जिहादियों की और वामपंथियों की जो भौगोलिक सोच जो है, वो काफ़ी विकसित है। अगर आप ईस्टवर्ड्स जाएंगे बेगूसराय, तो मुसलमानों की संख्या जो है, परसेंटेज ऑफ उनकी जो पॉपुलेशन है, वो बढ़ती जाती है। आप धीरे धीरे, और बाय द टाइम आप किशनगंज में जाते हैं तो वो 60-70% को क्रॉस कर जाती है।
तो ये जितने हमारे सेक्युलर लोग हैं आज आज़ाद भारत में, मैं आपको बता रहा हूँ कि किशनगंज में से कोई हिंदू चुनाव जीतने की कल्पना भी नहीं कर सकता है। तो आप यहाँ से पूर्णिया, जैसे जैसे आप ईस्टवर्ड्स जाते जाएंगे तो ये, और इसीलिए ओवैसी ने भी वो सीमांचल का इलाका चुना, इसीलिए बेगूसराय में ये भी आया, क्योंकि उसका रिपल इफेक्ट होता है। ऐसे जगह जहाँ पे दोनों ताकतें हों, माओवादी ताकतें और जिहादी, तो वो गठजोड़ के हिसाब से भौगोलिक रूप से बहुत लाभदायक है। तो आपने बिल्कुल एक्चुअली बड़ा अच्छा आपका सवाल था कि उसकी कॉन्टिग्यूटी है, वो जो इस्लामिक कैलिफेट ऑफ वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश जी, की, जी, ये पूरा अब इसी के साथ आप उसको जोड़ के देखिए, वो शर्जिल इमाम ने जो बोला शर्जिल था, इमाम ने जो बोला था। वो भी उसी इलाके की, वो इस्लामिक कैलिफेट की बात कर रहा है। वो जब वो कह रहा है कि मैं चिकन नेक को अलग चिकन करो। नेक का हलाल करेंगे, इत्यादि इत्यादि। तो ये आपका सवाल बहुत अच्छा था, और इसका यही कारण है, मैंने कहा कि एज यू ट्रैवल वेस्टवर्ड्स फ्रॉम बेगूसराय, मुंगेर, पूर्णिया, किशनगंज, ये सारा वो सीमांचल के इलाके में, तो वो भी एक वो कैलिफेट का हिस्सा बन जाता है। दूसरा सवाल आपने पूछा कि ये जैसे जैसे आपने कहा कि क्रैकडाउन हुआ बांग्लादेश शेख में। हसीना के जी, द्वारा, जी। तो उसी अनुपात में पश्चिम बंगाल में भी जिहादिज्म के लेवल में बढ़ोतरी हुई। देयर वाज अ कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीज। आप ये कह रहे हैं कि वो हाँ? बांग्लादेश से भाग के नहीं आए, बल्कि उनको फ्लस्ट्रेट बिल्कुल किया गया, उनको लाया बिल्कुल गया बिल्कुल। फॉर राजनीतिक स्वार्थों के लिए और और चुनाव जीतने उसका के लिए। कारण क्या है साहब, आपको मैं बता देता हूँ कि जिस तरह की पॉलिटिक्स वहाँ पे है बांग्लादेश में, और मैं बहुत इंटीमेटली जानता हूँ उस पॉलिटिक्स को, मुझे ढाका भी जाने का कई बार मौका मिला। वहाँ पे बिल्कुल दुश्मनी वाली राजनीति, और इसमें ये जग जाहिर है कि जब भी खालिदा जिया आती हैं वहाँ पर, पावर में आती हैं, तो लोग ये समझ जाते हैं कि ये तो पाकिस्तान का, ये पाकिस्तान का जो शासन है वो आ वो गया। एक्सटेंड हो गया। अब है क्या कि ईस्ट में डिस्टेबलाइजिंग ऑपरेशंस के लिए, यानी कि भारत में अस्थिरता पैदा करने के लिए, वो पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, आईएसआई, और भी जो उनके मिलिट्री इंटेलिजेंस एस्टेब्लिशमेंट के तत्व हैं, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है कि खालिदा जिया वहाँ पर आए। नहीं तो उनका क्या होता है कि अभी आपने अगर देखे, ये जो मोदी साहब अभी जा रहे हैं, पहला चरण चुनाव जो जब 27 मार्च को होगा, मार्च को, मोदी हाँ। साहब वहाँ पर होंगे, और बड़े मधुर संबंध हैं हमारे। और ये भी बता दूं आपको कि शेख हसीना के नीचे बड़ी आर्थिक उन्नति हो रही है, बड़ी सक्सेस स्टोरी है। साउथ एशिया में बांग्लादेश की इकोनॉमी एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है, लेकिन ये उनको खतरा इन्हीं तत्वों से है, उन तत्वों से है जिन्होंने शेख मुजीबुर रहमान की जान ली। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस बात को आइडेंटिफाई किया कि ये फोकस किया कि ये जब तक इस्लामिक फंडामेंटलिज्म रहेगा तब तक बांग्लादेश का कल्याण नहीं हो सकता है। तो उन्होंने जमायतुल मुजाहिदीन बांग्लादेश को उन्होंने बैन किया। अब है क्या कि ये जेएमबी जो है, ये बात बड़े ध्यान से आप समझिएगा कि ये जो जमायतुल मुजाहिदीन बांग्लादेश है, इसके अलकायदा से भी लिंक्स है। और जब आप कह रहे थे कि ये इतना, ये आप इसको क्यों कैलिफेट का दर्जा दे रहे हैं, तो मैंने जो कारण बताया, उसके कारण एक और आपने देखा होगा कि आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि जब भी किसी जिहादी को कोई भी ग्लोबल जिहादी संगठन से संपर्क स्थापित करना होता है और उन तक जाना होता है, तो वो बंगाल के रास्ते से जाते थे। इस्लामिक स्टेट के लोग वहाँ पे, अमेरिका की एफबीआई वहाँ पर आके कार्रवाई की है वेस्ट बंगाल। तो ये जमायती मुजाहिदीन बांग्लादेश वो ये ऑर्गेनाइजेशन है कि जब इसने
2008 या 9 में एक साथ 300 जगहों पे विद इन हाफ एन आवर इन्होंने पूरे कंट्री में ब्लास्ट किए थे, 64 में से 63 जिलों में। और उस जमायतीन मुजाहिदीन बांग्लादेश, जिसको कुछ लोग JMJB भी कह रहे हैं, उसको मैंने जैसा कि पहले कहा, उसको संरक्षण मिल रहा है हमारे वेस्ट बंगाल में। और आपने पूछा कि ये शेख हसीना का हम बात कर रहे थे, देखिए तो उन्होंने वो एक बांग्ला भाई था इनका लीडर, उसको फांसी की सज़ा दे दी 2007 में, बांग्ला भाई को। बहुत मुश्किल काम था। उसके बाद जमायते इस्लामी पर इन्होंने क्रैकडाउन किया। जमायते इस्लामी, जो मैंने कहा कि एक मदर ऑर्गेनाइजेशन है इनका, उसका एक लीडर था अब्दुल करीम मुल्ला। अब्दुल करीम मुल्ला को 2013 में फांसी पे उसको लटकाया, और वो 71 के वॉर क्राइम्स के लिए 70-71 में जब वहाँ पे आंदोलन चल रहा था, तो ये पाकिस्तानी, वेस्ट पाकिस्तान की जो सेना थी उसके साथ मिलके ये कहर ढा रहा था अपने ही मुसलमान बंगालियों पे, भाइयों पे। 300 से ज़्यादा इसने लोगों का कत्ल करवाया था। और उसको जब ये वहाँ पे वो अदालत में बात गई, ये सारा कुछ जब ये बात आई सामने, तो उसको फांसी की सज़ा मिली अब्दुल करीम मुल्ला को। उसके बाद से एक निज़ामी नाम का व्यक्ति है, वो आप समझिए कि खालिदा जिया के कैबिनेट में था। आपको मालूम है ना, जमायते इस्लामी और इनकी गठजोड़ है, गठजोड़ थी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, खालिदा जिया की बांग्लादेश। तो वो उसको किस लिए फांसी की सज़ा, वो पहले बात ये, जो मुल्ला जो था 71 में जब ये आंदोलन चल रहा था वहाँ पे, मुक्ति वाहिनी का आंदोलन, तो उस समय इसने एक अल बदर एक ब्रिगेड तैयार की थी, ठीक है ना। 2 ब्रिगेड जमायते इस्लामी ने तैयार की थी, अल शम्स और अल ब्रिगेड। अल बदर का ये मुखिया था, ये निज़ामी। अब देखिए साहब, यादाश्त लोगों की कमज़ोर होती है। अब निज़ामी को वो भी एक उसका सहयोगी था अल बदर ब्रिगेड में, और मैंने बताया कि कैबिनेट मंत्री था इसमें। 2004 में हथियार तस्करी के जुर्म में उसको फांसी की सज़ा मिल गई। 2014 में उसको शेख हसीना ने फांसी पर लटकवा दिया। ये आदमी एक बहुत बड़ा हथियार का जखीरा भारत में तस्करी करने की कोशिश कर रहा था। अब आपको मैं जखीरे का अगर मैं वो मैग्नीट्यूड बताऊं, या दिल दहलाने वाली, 4900 सोफिस्टिकेटेड राइफल्स, 300 से ज्यादा ग्रेनेड लॉन्चर, 27,000 ग्रेनेड, 11 लाख कारतूस। मैं उसका कुछ हिस्सा जो मुझे याद है ये मैं बता रहा हूँ। रॉकेट लॉन्चर्स, ग्रेनेड लॉन्चर्स। अब समझिए साहब कि अगर ये भारत में के अंदर इसको तस्करी करने में वो अगर सफल हो जाता तो भारत की क्या हाल होती। और इसीलिए मैं इसको कह रहा हूँ कि ये इस्लामिक कैलिफेट जो है ऑफ बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल, इट इज़ मोर डेंजरस देन कश्मीर। हमारा ध्यान वहाँ नहीं गया है। और उसको जब ये फांसी की उसको सज़ा मिल गई, तो जितने ये जमायते इस्लामी बांग्लादेश और जमायते इस्लामी इंडिया में क्या संबंध नहीं है? एब्सोल्युटली सेम। और एक और मैं बता देता हूँ कि आपको शेख हसीना को दाद देनी होगी, इतना आसान नहीं है साहब JEI के, अब क्योंकि हिस्टोरिकली इनके रूट्स बहुत डीप इस पूरे सब कॉन्टिनेंट में। जमायते इस्लामी पाकिस्तान, जमायते इस्लामी इंडिया, जमायते इस्लामी बांग्लादेश। यूं तो ये कहते रहेंगे कि हमारा कुछ उनसे कोई वास्ता नहीं है, हम अपने, लेकिन वास्ता यही है, वो भी उम्मा शरिया सब चीज़ में जिहाद, सब मतलब बुनियादी जो उनका दर्शन है वो एक। तो इसने जमायते इस्लामी पर क्रैक डाउन किया।
अब ये जितने एलिमेंट्स हैं, जैसा मैंने कहा, उसको इसने वहाँ की सरकार ने, ममता सरकार ने उसको इस्तेमाल किया। अब जमायत मुजाहिदीन बांग्लादेश ये भी शरीयत पे विश्वास करता है, ये भी जिहाद में विश्वास करता है, उम्मा में विश्वास करता है। उसकी एक क्रेडेंशियल है कि वो बिल्कुल एंटी वामपंथी था। तो भारत से नॉर्थ वेस्ट जो हिस्सा है बांग्लादेश का, वहाँ से ये वामपंथी विचारधारा अंदर बांग्लादेश में गई थी और उसको जेएमबी ने उसको मतलब बिल्कुल नस्ताभूत कर दिया था। वो पूर्वोत्तर बांग्लादेश कम्युनिस्ट पार्टी ऐसे करके, कम्युनिस्ट कुछ ऐसे एक ऑर्गेनाइजेशन था, उसको बड़ी अच्छी पैठ थी, उसको उन्होंने नस्ताभूत किया। उसके इस क्रेडेंशियल को देखते हुए जो वर्तमान बंगाल सरकार है उसको अंदर, मैंने जैसे कहा, अड्डे बनाने की इजाज़त दी और उनको अपनी भारत में गतिविधियां करने की, चलाने की एक तरह से टैसिट अप्रूवल दे दी। और आपको मैं बता दूं, मैं हैरान था कि जमायत मुजाहिदीन बांग्लादेश कर्नाटका तक पहुंच चुका है। पीएफआई से उसके संबंध हैं। तो इसने, अब यूं कहें हम, और ये कहना गलत नहीं होगा, कि हमने यहाँ से कम्युनिज्म दिया था, ठीक है ना, बांग्लादेश को, उसके एवज में हमने जिहादिज्म इंपोर्ट किया। और ये सिलसिला बहुत पहले से चल रहा है। मैंने ज्योति बासु का एग्जाम्पल दिया, और भी जो वामपंथी सरकारें थी उन्होंने ये काम किया। तो यहाँ से कम्युनिज्म का ये एक्सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे थे और वो वहाँ से इंपोर्ट कर रहे थे जिहादिज्म। इन्होंने अंडर एस्टिमेट किया। जैसे वहाँ पे नैरेटिव चली थी अफगानिस्तान के युद्ध के मैदान में, इस्लाम वर्सेस कम्युनिज्म, ठीक है, ये पूरी पटकथा तालिबान वाला ये पूरी पटकथा लिखी गई थी अमेरिकन के द्वारा। यहाँ पर हमारे लोगों ने, जब ये पूरा सिलसिला चल रहा था ये वामपंथी सरकारों के उसमें, तो उन्होंने कम्युनिज्म को जो भी उधर एक्सपोर्ट करने उतने कामयाब नहीं लिए, लेकिन जिहादिज्म भारी मात्रा में आने लगी यहाँ पे। अब होता है क्या कि ये जिहादी तत्व जो हैं उन्होंने विकल्प देखा। जब कम्युनिस्ट ताकतें कमज़ोर होने लगी बंगाल में, तो उन्होंने एक विकल्प देखा, ममता बनर्जी के टीएमसी में चले गए। वो उनका तो एजेंडा चलना चाहिए। हाँ, उन्होंने वामपंथियों को छोड़ा और इनके साथ मिल गए। और यहाँ तो इनको एक ऐसी महिला लीडर मिला कि वो पब्लिक में नमाज पढ़ने के लिए तैयार थी। वो मीडिया के कंजम्पशन के लिए और दुनिया के कंजम्पशन के लिए वो खुले में नमाज पढ़ने के लिए तैयार थे। तो उन्होंने अपने एजेंडा के तहत कम्युनिस्टों को जेटिसन किया और इसके साथ जाके मिल गए। अब मिल गए तो ये पूरा का पूरा इलाका जो है वो जिहादिज्म से कंज्यूम हो रहा है। सिंह साहब, आप इसका मतलब ये कह रहे हैं कि पूरे भारत में अगर सबसे बदनुमा बदसूरत तस्वीर अगर हम देखें, और इस वामपंथ लेफ्ट का और जिहादियों का पॉलिटिकल घालमेल, आतंकी घालमेल और पूरे सिस्टम में पूरे ज़ोर से इस चुनाव में नज़र आता है हमको। मेरा सवाल ये है कि क्या बंगाल में 2021 का विधानसभा चुनाव सिर्फ सत्ता के प्रवर्तन के लिए हो रहा है, या फिर भारत के भविष्य के चुनौती और ख़तरों को ध्यान में रखते हुए उसको कम करने, ज़्यादा करने की दिल्ली की कोशिश है? नहीं, देखिए, मैं किसी हम कहें कि भारत की सुरक्षा को लेकर के ज़्यादा बड़ी चिंता कर रहे हैं। मैं किसी पार्टी से मैं अपनी आस्था नहीं रखता। एग्री। हाँ, राष्ट्रवाद से हमारी आस्था जरूर है। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली। राष्ट्रवाद में
तो हम राष्ट्र सुरक्षा के अगर नज़रिए से इसको देखते हैं तो ये बिल्कुल आपने सही कहा कि ये एक महज चुनाव नहीं है, ये चुनाव नहीं है, ये लेकिन सत्ता की लड़ाई नहीं है। ये सत्ता की लड़ाई नहीं है, ये सुरक्षा का युद्ध है। सुरक्षा का राष्ट्र और सुरक्षा तभी आपको मिल सकती है जब वहाँ पे राष्ट्रवादी ताकतें स्थापित हो। अब ये तो जनता तय करेगी ना कि वो राष्ट्रवादी ताकतें कौन सी हैं। दैट्स राइट। हाँ, इट्स ये तो जनता तय करेगी। लेकिन इतना मैं जरूर बता दूं, मैंने आपको एक तो इस्लाम का, ये इस्लामिक जिहाद का मैंने वर्णन किया, वो एक बहुत लूमिंग फैक्टर है। उसके साथ साथ ये देखिए, स्ट्रैटेजिकली ये इलाका बहुत इंपॉर्टेंट है बे ऑफ बंगाल की खाड़ी के लिए। और इस बात को लोगों को समझना चाहिए कि जब ये डोकलाम क्राइसिस हुआ तो ये डोकलाम क्राइसिस के पीछे चाइना का उद्देश्य क्या था? वो छोटी सी जमीन नहीं थी साहब। एब्सोल्युटली। उनका यही उद्देश्य था कि किसी ये चाइना बांग्लादेश इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसको मैं चाइना चुंबी चिटागोंग में बोलता हूँ, अच्छा, ठीक है ना, कि वहां से जिस तरह से ग्वादर में उनको एक्सेस मिला, उसी तरीके से चाइनीज को यहां भी एक्सेस मिल जाए ये बे ऑफ बंगाल में। चॉकफ्यू, म्यांमार के चॉकफ्यू के जरिए उनको ऑलरेडी वो एक्सेस मिला हुआ है किसी हद तक, लेकिन ये बे ऑफ बंगाल में इनको, ताकि वो इकोनॉमिक रीजन से भी और स्ट्रैटेजिक रीजन से भी कि तिब्बत, अब देखिए जैसे कि मान लीजिए चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो वो सिंकियांग को कनेक्ट करता है, जिंगजियांग प्रोविंस को, ये सीधे तिब्बत तक जाएगा। ये जो चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो फीड कर रहा है उसको, अरे वो प्रोविंस है यूनान प्रोविंस। तो चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर फॉर यूनान प्रोविंस, चाइना बांग्लादेश इकोनॉमिक कॉरिडोर फॉर तिब्बत, एंड चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर फॉर जिंगजियांग। तो उसमें क्या है कि इन्होंने सारा इंतजाम कर रखा था ये चाइना बांग्लादेश इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए। और आपको ये बड़ी बात सुन के हैरानी होगी कि इन्होंने, चाइनीज ने बहुत घूस देने की कोशिश की। इन्होंने भूटान में कुछ लोगों को घूस देने की, वहाँ की जो सरकार है, मौजूदा सरकार, उसको, उस समय की सरकार जो थी, उसको घूस देने की कोशिश की। दे वांटेड टू ब्राइब देयर वे आउट, दे स्पर्न। यहाँ की सिक्किम की सरकार को उन्होंने घूस देने की कोशिश की। दार्जिलिंग में आप उस समय आप दार्जिलिंग का आप पृष्ठभूमि देख लीजिए। जब ये पूरा डोकलाम क्राइसिस हो रहा था, दार्जिलिंग में भी आग लगी हुई थी, वो आग चाइनीज ने लगवाई हुई थी। और सिर्फ उनका यही था कि इन लोगों को इस तरह से मैनेज कर लो, कहीं पे अपीवल करवा के, कहीं पे अशांति फैला के, कहीं खरीद फरोख्त करके, और बस आपने 20-22 किलोमीटर वो पेनिट्रेट करना है सिलीगुड़ी कॉरिडोर से, आप सीधे आप पहुंच जाते हैं वहां तक, बे ऑफ बंगाल का। अब है क्या कि इस कवायद में ये जितनी जिहादी संगठन है, ये बड़े उपयोगी हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? ये तमाम संघ, चाहे वो गोरखालैंड के हों, चाहे जिहादी से, ये बड़े जिहादियों का इस्तेमाल लोग करते रहे। आपको मालूम है किस तरीके से यूनिकोल कंपनी जो है अमेरिका की, तालिबान के साथ उसके ताल्लुकात थे अच्छे, मतलब वो उसी दिन का इंतज़ार कर रहे थे कि तालिबान उनको कब ये उनकी पाइपलाइन, जो तुर्कमेनिस्तान, पाकिस्तान और भारत की जो पाइपलाइन है वो बिछाने में उनको मदद करेगा। तो ये उनको कोई परहेज नहीं है इन जिहादी संगठनों को इस्तेमाल करने के लिए। दुख की बात यह है कि हमारे यहाँ पश्चिम बंगाल में भी कुछ लोग इस गेम में शामिल हैं। आपको मालूम है कि किस तरह से शहजादा पकड़ा गया था उसी डोकलाम क्राइसिस के अंदर में के समय, जब वो छुप के पाकिस्तान एम्बेसी जा रहा था, तब पता चला ना कि वो समझौता भी कर रखा है। तो वो सारा एक गेम था जिसमें जिहादी भी शामिल है, ये माओवादी भी शामिल है, लेफ्ट भी शामिल है, लेफ्ट पूरा शामिल है,
इसीलिए बाद में एमओयू भी साइन किया, जिसका जिक्र मैं बार बार करता हूँ। ये कैलाश मानसरोवर शहजादा गया तो यहाँ का एम्बेसडर उसको कंडक्ट करने के लिए करने गया। तो ये सारे के सारे जो ये लोग हैं, ये आखिर ये बे ऑफ बंगाल इतना इम्पोर्टेंट क्यों? एक तो मैंने आपको बताया कि वो पूरे तिब्बत चाइना बांग्लादेश इकोनॉमिक कॉरिडोर। दूसरा, हमारा पूरा जो ईस्टर्न सी बोर्ड है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हमारा यहाँ से वर्चस्व खत्म हो जाता है बंगाल की खाड़ी से तो हम साहब हमारे लिए एक बहुत बड़ा वो स्ट्रेटेजिक सेटबैक होगा। और एक और मैं बता दूं कि हमारा नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी है, तो अगर नो फर्स्ट यूज़ न्यूक्लियर पॉलिसी है तो हमको सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी पे निर्भर करना है। वो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी कहाँ हमको सबसे महफूज जगह मिल सकती है बेसिस के तौर पे, वो है बे ऑफ बंगाल। तो एक ये बहुत बड़ा गेम ये खेला जा रहा है। तो कैलिफेट की बात की मैंने आपको, चाइना बांग्लादेश इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात की मैंने, और ऐसा नहीं है कि भारत ने ये चाइनीज़ चिटागोंग के बगल में एक सोना दिया, कोक्सिस बाज़ार के बगल में एक सोना दिया जगह है, वहाँ पे $5 बिलियन खर्च करके वो एक पोर्ट बनाना चाहते हैं। लेकिन हमारी सामरिक संवेदनशीलता को मद्देनज़र रखते हुए उसको शेख हसीना ने वो एमओयू नहीं साइन किया चाइना से, वरना वो सारा वो ब्लूप्रिंट तैयार था वहाँ पर डीप वाटर पोर्ट बनाने का। तो इसलिए कृपया लोग इसको ये ना देखें एक दो देश, और ये दो देश क्या है साहब, आखिर ये इलीगल माइग्रेशन हो क्यों रहा है? नहीं हो भी रहा है, उसको फेलिसिटेट भी किया जा रहा है। फेलिसिटेट, और क्यों कैसे फेलिसिटेट रहा है? क्योंकि सांस्कृतिक रूप से हम हजारों साल से एक हमारी भाषा है, एक वेशभूषा है, एक तरह की सोच है, मतलब वो एक सोच है, उसमें जिहादी सोच आ गई। लेकिन अगर आप अपेरेंटली देखें तो दोनों एक है, इसलिए ये हो रहा है। और उसी की आड़ में लोग यहाँ पे लोग आ रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज है साहब कि आप सोचिए कि केवल भाषा के नाम, इस्लाम के नाम पे ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान बना, और भाषा के नाम पे टूट गया। भाषा के नाम पे टूट गया। उन्होंने कहा हम उर्दू नहीं पढ़ते जी। हम क्यों नहीं पढ़ते हैं उर्दू? वो कहते हमारी भाषा है, बहुत बहुत समृद्ध भाषा है, बहुत पौराणिक भाषा है। हम बिल्कुल, अगर आप बांग्लादेश के भी बंगाली देखें, ये बिल्कुल वो संस्कृत से कि उसकी मतलब आपको उसको खुशबू आती है संस्कृत की। जितना को बिहार और यूपी की भाषा से नहीं आती, उतना वहां के बंगाली से आपको संस्कृत की खुशबू आती है। अब कोई एक वो ईस्ट पाकिस्तान प्रांत भाषा के नाम पे इस्लाम को छोड़ दिया उसने, या संस्कृति के नाम पे वेस्ट पाकिस्तान ने इतना कहर ढाया ईस्ट पाकिस्तान पे, संस्कृति और भाषा के नाम पे। वहां से उर्दू को किसी ने नहीं अपनाया, और ये जो हमारी जो मुख्यमंत्री हैं बंगाल के मुख्यमंत्री, वो उर्दू भाषा को प्रोपोगेट कर रही हैं। समझ रहे मेरी बात? और वो जिहादी एलिमेंट जो वहां से यहाँ आया है, वो यहाँ उर्दू को फौरी तौर पे अपने एजेंडे के लिए एक्सेप्ट भी कर रहा है। तो मैं तो यही कहता हूं कि जो शेख हसीना को जो ममता दीदी को जो करना चाहिए था, ममता जी को, वो काम शेख हसीना कर रही है। मुझे ये बड़ी हैरानी होती है कि पता नहीं इनको ममता जी को इतिहास मालूम भी है कि नहीं। इतिहास सब मालूम, मुझे लगता है कि सत्ता की लालसा जो है ना, वो उनको कहीं ड्राइव कर रही है। मेरा इस बंगाल से जो फोकस आपने अपनी किताब में लिखा है, और वो किताब में तो बहुत विस्तार से आपने लिखा है उस सिलसिले में, क्योंकि इस वक्त रिलेवेंस है बंगाल के। क्या मानते हैं कि भारत में जितने भी हमारे यहाँ चुनाव होते हैं, ख़ासतौर से जो विधानसभा के चुनाव होते हैं, एक छोटा सा, क्योंकि मुझे वाकया आपको याद दिलाना है, वो आपका अपना एक कंक्लूजन था जब बिहार का चुनाव हो रहा था, और ख़ासतौर से बेगूसराय का चुनाव हो रहा था,
तो बेगूसराय में जिस कैंडिडेट को सारे राजनीतिक दलों ने मिल के खड़ा किया था बीजेपी के कैंडिडेट के खिलाफ में, वो दिल्ली अपने जेएनयू का एक स्टूडेंट था। उस वक्त भी आपने एक बात कही थी और उस वक्त लोगों ने उस बात को पूरे जब सोचा तब लगा कि ये कितना बड़ा मामला है। बेगूसराय में कन्हैया कुमार के लिए जो वहाँ की सबसे बड़ी पार्टी थी आरजेडी, लालू की पार्टी, वहाँ उनके बेटे के पास दुनिया के हर मुल्कों से फ़ोन आए कि आप किसी भी तरीके से आरजेडी का कैंडिडेट कन्हैया कुमार के खिलाफ हटा लीजिए ताकि उसकी जीत सुनिश्चित हो। तो वो बात मैं देखता था कि जो विदेशी इन्वॉल्वमेंट, और बंगाल की जो आपने एनालिसिस की है उससे तो ऐसा लगता है कि बंगाल में ये मुकाबला राष्ट्रवाद वर्सेस एंटी नेशनल्स, एंटी इंडिया फोर्सेस, चाहे वो बांग्लादेश से हों, चाहे वो पाकिस्तान से हों, चाहे वो सऊदी अरब, सारी फोर्सेस जो कन्हैया कुमार को जिताने में लगी थी, वही फोर्सेस आज ममता को किसी भी कीमत पे जिताने में लगी हैं। आप इसका कंक्लूजन ये मानते हैं? बिल्कुल सर, मैंने कहा आपको कि उनकी जो जियो पॉलिटिकल सोच जो है वामपंथियों की और जिहादियों की, बिल्कुल वो कहीं ज़्यादा विकसित है। और बेगूसराय की आपने बात की तो मैं आपको कि आखिर उसको क्यों चुना गया, आखिर वो शायर वहाँ क्यों गया, ये जो एक्टिविस्ट जो हैं ये थर्ड रेट एक्टर्स और एक्ट्रेसेस वहाँ पर क्यों गए, कोई तो बात होगी, कोई तो उनको भेज रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, जिस तरह से दीपिका पादुकोण जेएनयू गई, किसी ने तो भेजा होगा। देयर फोर्सेस। हाँ, सिर्फ मैं ये नहीं मानता कि सिर्फ पैसे के लिए कोई जाएगा। नहीं, उसके पीछे ठीक है बहुत ना? एजेंडा है। उसके पीछे बहुत और कारण होंगे। लेकिन मैं इतना जरूर आपको बता सकता हूँ कि अगर राष्ट्रवादी ताकतें बंगाल में चुन के नहीं आई तो आप समझिए कि कश्मीर की तरह वहाँ पलायन होगा, एक्सोडस होगा। ये मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ आपको। बंगाल पानी जिहादी पानी वहाँ पे यहाँ तक आ गया। अगर राष्ट्रवादी ताकतें नहीं आई तो बंगाल डूब जाएगा। लोग कहते हैं कि बांग्लादेश जल स्तर बढ़ने से कभी भविष्य में डूब सकता है। अगर राष्ट्रवादी ताकतें नहीं आई तो बांग्लादेश के पहले बंगाल डूब जाएगा। आप ये कह रहे हैं कि 47 के बाद जिस बंगाल ने रविन्द्रनाथ टैगोर दिया, जिस बंगाल ने सुभाष चंद्र बोस दिया, जिस बंगाल ने स्वामी विवेकानंद दिया, खुदीराम बोस दिया, आज जो चुनाव है वो आप कह रहे हैं कि चाहे स्वामी विवेकानंद हो, सुभाष चंद्र बोस हो, खुदीराम बोस हो, रविन्द्रनाथ टैगोर हो, इन ताकतों और इनके विरुद्ध देश के खिलाफ जिहादी और वामपंथी और एक्सटर्नल ताकतों के बीच में ये मुकाबला है। ये एक डिसाइसिव चुनाव है जो आने वाले दिनों में भारत की रक्षा सुरक्षा को सीधे तौर पर इन्फ्लुएंस करेगा। एक और मैं बात आपको बता दूं इसमें, और देखिए 1920 के पहले अगर आप पूरे लेट 1890s 1910s 1920 के पहले अगर आप पूरे स्वतंत्रता आंदोलन का विश्लेषण करें तो वो एक बड़ा उग्र आंदोलन था जिसका कि बेस जो था वो बंगाल था। और बंकिम चंद्र चटर्जी की जो किताब जो थी आनंद मठ, जिससे आपकी वो ली गई है, वो वंदे मातरम, वो किताब क्या कहती है कि हम केवल राजनीतिक आज़ादी के लिए नहीं लड़ रहे थे, हम अपनी सांस्कृतिक आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। उस सांस्कृतिक आज़ादी के लिए जिसको मुसलमानों ने और अंग्रेजों ने उसको कुचल दिया था। अब वो बुद्धिजीवों का देश, वो इलाका था, और बुद्धिजीवों के साथ साथ वो लोग बिल्कुल लड़ाकू लोग थे, बलिदान करने वाले लोग थे।
वो विवेकानंद हो या अरबिंदो हो या जिसका आपने नाम लिया खुदीराम बोस, सुभाष सुभाष वाज नॉट ओनली फाइटिंग नॉट ओनली फाइटिंग कि फिर ओनली फॉर पॉलिटिकल फ्रीडम। यस 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 यस। पॉलिटिकल फ्रीडम का ये मतलब नहीं था कि यहाँ से वाइसरॉय हट जाए और वहां पर कोई और आके बैठ जाए। दैट्स राइट। या वहां से वो सीएनसी का ऑफिस जो है वो वहां पे नेहरू चले जाए और यार ये जो लुटियंस में बंगलो है वहां से अंग्रेज वो लेगा और वही सर्वेंट क्वार्टर वही रह गए साहब। सर्वेंट क्वार्टर वही रह गए। यहाँ के जो बंगालियों के जो अंग्रेजों के जो डायरेक्ट नौकर जो थे, जो अंग्रेजी बोलना सीख गए थे, उन्होंने उसी अंग्रेजियत के साथ उसी अंग्रेजी के साथ वहां घुस गए और सर्वेंट क्वार्टर में वो हिंदी भाषी रहने लगे, जो उनको फिर इन्होंने नौकर बना। ठीक है, तो ये लड़ाई यहाँ पे सांस्कृतिक लड़ाई थी बंगाल में। हुआ क्या उसके बाद से, और ये बहुत ये मैं पूरे विश्लेषण के बाद ये बोल रहा हूँ कि 1920 के बाद जैसे ही गांधी का उत्थान हुआ, ये सारे लोग अंडरग्राउंड चले गए। कई ने राजनीति छोड़ दी, अरबिंदो जैसे लोगों ने तो मतलब आपको मालूम है उन्होंने स्पिरिचुअलिज्म का, अध्यात्म का रास्ता वो कर लिया। कुछ लोग जो थे वो फ्रस्ट्रेशन में कम्युनिस्ट बन गए। फ्रस्ट्रेशन में वो लोग कम्युनिज्म की तरफ चले गए, वो कम्युनिज्म की तरफ चले गए और ये सिलसिला रहा। आज मैं बंगाल में वही अरबिंदो, वही खुदीराम बोस, वही स्वामी विवेकानंद वाला जो पीरियड था, मैं उस पीरियड को दोबारा आते देख रहा हूँ। उसका रेनेसा हो रहा है, उसका रेनेसा हो रहा है। और इसीलिए पूरी देश भर के बाहर की जो ताकतें हैं, एंटी इंडिया फोर्स, वो सब इसको हराने में। और एक और बात देखिए, आपने कहा कि मैं कहा कि 5 स्टेट्स, 4100 किलोमीटर बॉर्डर, बांग्लादेश, इंडिया और बांग्लादेश का बॉर्डर है। सबसे ज्यादा अगर किसी देश के साथ हमारे बॉर्डर है तो वो बांग्लादेश के साथ है। वो हमको चारों तरफ से, मतलब कोई भी वहाँ पे हमको डिस्टेबलाइज करना चाहे। आप क्यों सोचते हैं कि ये मोदी सरकार इतनी सफल रही है हमारे पूर्वोत्तर राज्यों में? वो इसलिए क्योंकि वहाँ से जो डिस्टेबलाइजिंग फोर्सेस जो थे बांग्लादेश से जो ऑपरेट करते थे, वो फोर्सेस को शेख हसीना ने उन पर क्रैकडाउन किया। उनके पास हमारे जो जितने इंसर्जेंट ग्रुप्स जो थे, उग्रवादी, ये दहशतगर्द संगठनें थी जो नॉर्थ ईस्ट की, उनको अब सेफ हेवन्स नहीं मिल रहा है वहाँ पे। तो किसी भी बॉर्डर राज्य में जब इलेक्शन होता है सर, चाहे वो पंजाब हो चाहे राजस्थान हो, उसमें कृपया उसमें सिक्योरिटी एंगल लोगों को जरूर फैक्टर करना चाहिए। That's right. मान लीजिए एक मिसाल के तौर पे, अगर पंजाब में भी ऐसे ही कोई ताकतें आ जाए, आपको मालूम है वो आने ही वाली थी, लगातार कोशिश में है। यस, अभी ड्रोन से अमरिंदर सिंह ने खुद बोला कि जब से ये किसान आंदोलन शुरू हुआ है, वहाँ से ड्रोन्स के द्वारा पाकिस्तान से आर्म्स की सप्लाई बढ़ गई। उन्होंने ये बात कही। तो ये बॉर्डर स्टेट्स में कि वो चुनाव जब होते हैं तो इसमें ध्यान रखिएगा कि इसमें वहाँ के वोटर को ये ध्यान रखना है कि सिर्फ वो वोट जो है सत्ता का परिवर्तन नहीं कर रहे, उससे देश की सीमाएं सुरक्षित रहेंगी नहीं रहेंगी। बिल्कुल। मैं समझता हूँ कि आपने अपनी किताब के 43 चैप्टर को, जिसको आपने खलीफत ऑफ बंगाल कहा है, उसको बड़े विस्तृत रूप से बताया। और चुनाव के इस दौर में इसकी रिलेवेंस ज़्यादा है, क्योंकि समझ रहे हैं कि लोग सिर्फ शायद वोट, सत्ता का परिवर्तन, ममता आएगी कि ये आएगा वो जाएगा, लेकिन ये जो आस्पेक्ट है, ये बंगाल के लोगों को चुनाव में अपना मत डालते वक्त मैं समझता हूँ कि उन्हें देश और राष्ट्र को पहले रखना चाहिए। कौन पार्टी आएगी, कौन पार्टी जाएगी, ये सब चलता रहेगा। पार्टी तो 35 साल से वहाँ वही थी, और वही लोग, तमाम कातिल सब टीएमसी में घुस गए, वही मारकाट, वही हमने देखा कितना वायलेंस हुआ है पिछले 4-5 साल में। एक तरफा वायलेंस चल रहा है। किस तरह जिहादी ताकतों को आपने सत्ता में बैठाया है, किस तरीके से आपने उनको इमामों के नाम पे तनख्वाहें देना शुरू कर दी हैं। तो ये चुनाव इस मायने में बहुत महत्वपूर्ण है कि बंगाल में एक मौका मिला है। बंगाल में एक ऐसी सिचुएशन आई है जब आपके पास एक बेहतरीन ऑल्टरनेट है। उस ऑल्टरनेट को मजबूत करें और
किस पार्टी का चेहरा है ये न देखें, उस बॉर्डर को, उस देश को सुरक्षित करने के लिए वहाँ के लोगों को आगे आना चाहिए। सिंह साहब, आपने इस पे बात की, मुझे बहुत अच्छा लगा, और एक ब्रेक के बाद आपसे एक दूसरे टॉपिक पे कुछ आपकी प्रतिक्रिया लेंगे सर। थैंक यू सर। आगे